चलो भाई, तो ये हो गया हमारा। और फिर आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने अब तक कहाँ तक पढ़ लिया है? हमने बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ बेसिक चीज़ें सीखी, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है और उसके कितने टाइप होते हैं, रिएक्शन के टाइप्स देख चुके हैं हम लोग, है ना। फिर आपको मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स समझाए थे। फिर मैंने आपको एक्टिव मास समझाया था कि एक्टिव मास होता क्या है। इसके बाद फिर हमने बिगिनर्स बॉक्स 1 देखा और ये भी देखा था कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यानी एक्टिव मास ऑफ सॉलिड और प्योर लिक्विड क्या होगा, 1 होगा। हम लोग एक्वस सॉल्यूशन और गैसेस के लिए एक्टिव मास निकालेंगे, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया था लास्ट टाइम। फिर उसके बाद मैंने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सिखाया था। उससे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन यानी लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोगों ने सीखा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट्स रेज टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। फिर मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते कैसे हैं। वो होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज पावर टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ये बताया था मैंने आप लोगों को। इसके बाद फिर हम लोग रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी देख चुके हैं। केपी क्या है, केसी क्या है। के इक्विलिब्रियम के अलग अलग फॉर्म्स हैं, है ना। के इक्विलिब्रियम अगर सिर्फ गैसेस के लिए लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं, तो उसी के इक्विलिब्रियम को केपी कहते हैं, है ना। और अगर हम लोग गैसेस के लिए उसको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में के इक्विलिब्रियम को लिखें तो उसको केसी बोलेंगे, या एक्वस सॉल्यूशन के लिए के इक्विलिब्रियम लिखें तब भी उसको केसी बोलेंगे। केसी और केपी कैसे लिखते हैं बताया था मैंने आपको, और केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है ये भी आपको बता चुका हूँ मैं। केपी इज इक्वल टू केसी आरटी रेज टू डेल्टा एन जी। अगर सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन है तो डेल्टा एन, और अगर गैसेस है तो डेल्टा एन जी। और डेल्टा एन जी निकालते कैसे हैं, सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। और डेल्टा एन जी लिखेंगे तो सिर्फ गैसेस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के क्या देखेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स देखेंगे। लास्ट टाइम बताया था आपको मैंने, ठीक, क्लियर। चलो भाई, यहाँ तक तो हो गया। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। डेल्टा एन जी अगर 0 होगा तो केपी केसी बराबर होंगे। डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव होगा तो केपी ज़्यादा होगा, केसी कम होगा। डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव होगा तो केसी ज़्यादा होगा, केपी कम होगा। और अगर केपी और केसी को बराबर करने की और एक कंडीशन है कि आरटी को 1 कर दो, यानी टेम्परेचर को 1/r के बराबर कर दो, जो कि आएगा 12.18 केल्विन। अगर इतना कर देंगे टेम्परेचर तब क्या हो जाएगा, केपी केसी बराबर हो जाता है। ये भी क्लियर है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ये देखिए। आज हम लोग बेसिकली कर क्या रहे थे, हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन में ए वाला पार्ट देख लिया, रिलेशन बिटवीन केपी केसी बी वाला पार्ट देख लिया। अब हम लोग सी वाले पार्ट पे चल रहे हैं, वो क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ के के एप्लीकेशंस क्या है। के मतलब के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम के एप्लीकेशंस में वन ऑफ द एप्लीकेशन उसका है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बताना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कितना है, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसको तोड़ना उतना मुश्किल होगा, यानी उससे रिएक्शन करवाना उतना मुश्किल होगा। बात समझ आई। तो और जो जितना कम स्टेबल होगा उससे रिएक्शन करना बहुत आसान होता है, फ़ौरन उससे रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई, तो स्टेबिलिटी के बारे में समझ में आता है। तो स्टेबिलिटी के बारे में यहाँ पर ये याद रखना, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जब हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी में क्या होगा। तो स्टेबिलिटी में कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर क्या है कि आपका जो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ये इंक्रीज़ होगा। कब, जब के का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अगर आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है अगर वो बढ़ता है तो हम लोग बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। बात समझ आई। स्टैंडर्ड रिजल्ट से याद रखना है आपको। और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट भी बढ़ेगा कब, जब के का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ता है तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कम होता है तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दोनों केस में स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बस के का वैल्यू कम या ज़्यादा हो रहा है। मेरे में जा रही बात, ठीक है ना। तो ये याद रखना, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है। और इसको याद रखने का ट्रिक है स्पीक मतलब बोलना, है ना। लेकिन ये SPI के वाला है। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। एरो बना दो, कब, जब के भी इंक्रीज होगा। बात समझ आई। स्टेबिलिटी तो दोनों ही केसेस में बढ़ रहा है, तो स्टेबिलिटी जब के का वैल्यू कम होगा तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक याद होगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। बात समझ आई। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। कब, जब के क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, जब के डिक्रीज होगा तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं। तो जिसका के ज़्यादा वो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल, जिसका के कम वो रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल। बात समझ आई।
कोई दिक्कत नहीं, ये कॉपी करो, क्वेश्चंस करेंगे। एक एग्जांपल भी यहाँ पर गिवन है मॉड्यूल के अंदर, उसको भी देखते हैं, क्वेश्चंस कराता हूँ फिर बिगिनर्स बॉक्स 2। चलिए, तो इन द फॉलोइंग रिएक्शंस विच वन ऑक्साइड इज मोर स्टेबल, इनमें से कौन सा ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है, ये पूछा गया है। कौन सा ऑक्साइड ज़्यादा, ऑक्साइड मतलब कोई एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ मिल करके कोई कंपाउंड बना ले तो क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। कोई ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ मिल करके कंपाउंड तो फ्लोराइड, क्लोरीन के साथ मिल करके क्लोराइड, ऑक्सीजन के साथ मिल करके कंपाउंड ऑक्साइड। तो यहाँ पर कौन कौन ऑक्साइड है, एक्सो, XO2, तो ये 2 ऑक्साइड्स है आपके पास। इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो एक्सो और XO2 तो रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, जिसमें K का वैल्यू कम होगा। तो K का वैल्यू किसका कम है, चेक करो, बोलो। K का वैल्यू 1 में 10⁻24 का ऑर्डर है और सेकंड में 10⁻10, तो K2 इज लेस देन K1। तो K2 अगर कम है, जिसका K कम वो ज़्यादा स्टेबल, किसका K कम है, सेकंड वाले रिएक्शन। सेकंड वाले रिएक्शन रिएक्टेंट कौन है, XO2, तो XO2 इज मोर स्टेबल देन XO। भेजे में गया, तो जिसका K कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। रिएक्टेंट में अगर वो प्रोडक्ट में होता तो जिसका K कम उसकी स्टेबिलिटी भी कम हो जाती। बात समझ आई, ऐसे डिसाइड करना है इसको। चलो बिगिनर्स बॉक्स 2, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, प्रोडक्ट वो ज़्यादा स्टेबल होगा जिसका K का वैल्यू ज़्यादा होगा। चेक करो, सबसे ज़्यादा K का वैल्यू थर्ड में है, 294 आ रहा है वो, इसका मतलब वही क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल। ठीक है ना। चलो भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, K इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला KF/KB था या KF × KB था या KB/KF था, KF/KB, पता है ना, तो वही है, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन बनेगा, सेकंड ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एट 527 डिग्री सेल्सियस, 527 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन ये हो रहा है। Kc का वैल्यू दे दिया गया है, Kp का वैल्यू निकालना है। Kc Kp में रिलेशन आपको पता है, चलो चलो स्टार्ट करो। Kc इज इक्वल्स टू Kp RT राइज टू डेल्टा Ng। बताओ, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT रेज टू डेल्टा Ng। Kp इज इक्वल्स टू Kc कितना है, 4 है। R के टर्म्स में ही आंसर है, रहने दो उसको। ये कितना है बताओ, T कितना है, 800 रेज टू डेल्टा Ng। चेक करो डेल्टा Ng क्या है, डेल्टा Ng मतलब क्या, स्टोइकियोमेट्रिक SOP माइनस SOR, यही है ना। बोलो डेल्टा Ng क्या आएगा इस केस में, SOP कितना है, 3/2 + 1/2 माइनस SOR कितना है, 1 है ना। बोलो कितना आएगा, 2 - 1 यानी 1, तो ये 1 आएगा। तो Kp इज इक्वल्स टू 4 × R × 800। चेक करो, नन ऑफ दिस, फोर्थ ऑप्शन, कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है उसमें। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन। चलो फॉर द इक्विलिब्रियम दिस, ये एक रिएक्शन है। व्हाट द टेम्परेचर एट विच Kp/Kc इक्वल्स टू 3, यूनिट्स वही है, एटमॉस्फेयर मोलारिटी। Kp/Kc कितना है, 3 है, ये गिवन है। Kp होता क्या है, Kc RT रेज टू डेल्टा Ng, यही तो होता है। अब Kp/Kc वो तो 3 हो गया है ना, Kc को नीचे भेज दिया मैंने, तो RT रेज टू क्या है, डेल्टा Ng। डेल्टा Ng चेक करो क्या है, टेम्परेचर निकालना है ना। हाँ, 2 - 1 कितना होगा, 1, दिख गया सबको। ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो 3 इज इक्वल टू क्या होगा, RT, और ये हो गया 1। ठीक है ना। अब R का वैल्यू याद रख लेना, इट इज़ 0.0821, बताया था मैंने, याद करना। ठीक है, कैलकुलेशन में तुम गड़बड़ करोगे यहाँ, मैं आपको बताता हूँ तरीका, क्योंकि बहुत गंदा नंबर है ये, कैसे तुम मल्टीप्लाई करोगे उसको। ठीक है, तो ये 3 इंटू क्या करना, इसको हमेशा याद रखो, 1 2 डेसिमल शिफ्ट किया तो 8.21 इंटू क्या हुआ, 10⁻⁻²। तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 8 मान लो और 10⁻⁻² नीचे जाएगा, तो 8/100। तो ये R का वैल्यू ये याद कर लो, क्या होगा ये, 8/100। रफ कैलकुलेशन के लिए हमेशा काम आएगा। अब बताओ टेम्परेचर कितना होगा, 3 × 100, 300/8।
8 1 ज़ा 8, 3 8 4 ज़ा 32 होता है, तो 8 3 ज़ा 24, कितना बचा 6। फिर उसके बाद क्या होगा 8 7 ज़ा 56, 37 के आसपास चेक करो आंसर। थर्ड ऑप्शन 36.54 है ना, तो थर्ड ऑप्शन बनेगा। चलिए, तो एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी देखा, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में बताता है। अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी करेगा। तो आपको मैंने तो लास्ट टाइम बताया था कि सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी में अगर बात करेंगे तो टेम्परेचर के पास ही अधिकार है क्या करने का, के इक्विलिब्रियम को चेंज करने का, और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के इक्विलिब्रियम के वैल्यू को बदल नहीं सकता। बस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने रिएक्शन में कुछ तोड़ मरोड़ कर दिया तो के इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है। मैं आपको मतलब समझाता हूँ इसका। तो अभी जो है हम लोग डी वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। उसमें सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, देखो टेम्परेचर, है ना, ये लिखा हुआ है टेम्परेचर। उसके बाद मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन, फिर मल्टी स्टेप रिएक्शन, फिर स्टाइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, ये सारे उसके और भी फैक्टर्स हैं। तो यहाँ तक का आज इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो सबसे पहला पार्ट तो वही है जो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, उसके आगे की चीज़ें मैं आपको भी समझाऊंगा क्या क्या है, सब यहाँ पर ध्यान देंगे। तो बच्चों हमारा डी वाला पार्ट क्या है, डी वाला पार्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन से फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप बदलेंगे तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बदल जाएगा, ए वाला पार्ट है। अब वो कैसे बदलेगा, तो इसका एक डेरिवेशन करके वेंट हॉफ नाम के साइंटिस्ट ने अपने को इक्वेशन बना करके दिया। उस इक्वेशन से ये समझ में आ जाता है कि अगर आप टेम्परेचर इनिशियल ये रखेंगे, फाइनल ये रखेंगे, तो के का वैल्यू किस तरीके से वेरी कर जाएगा, है ना। तो उसने एक इक्वेशन बना के दिया जिसका इक्वेशन का जो इक्वेशन है log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच। डेल्टा एच इज एंथैल्पी का चेंज डिवाइड बाय 2.303 इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। डेरिवेशन आपके कोई काम का नहीं है, बोर्ड में है भी नहीं, आपको बस इक्वेशन याद रखनी है, उससे भी बस इम्प्लीकेशंस यानी कंक्लूजन्स याद रखने हैं, ठीक है ना। याद करो तो बेहतर है। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बच्चों कहते हैं वेंट हॉफ इक्वेशन। वेंट हॉफ इक्वेशन, वेंट हॉफ फैक्टर करके आपको मैं अगले साल सोल्यूशन चैप्टर में कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 1/T1 माइनस 1/T2। ये अपने पास जो है ये एक ऐसी इक्वेशन है जो अपने को बताता है कि अगर टेम्परेचर पहले T1 था, बाद में आपने उसको बढ़ा करके फॉर एग्जांपल T2 कर दिया, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले K1 था अब वो K2 हो जाएगा। तो K2 कितना होगा, तो ये आपको निकाल करके दे देगा वो। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इस इक्वेशन से वो पता लगता है। ये तो समझ में आ गया, ये इक्वेशन आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे चेंज होगा वो बताता है। लेकिन आपको दो केसेस जनरली पूछे जाएंगे सवालों में कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो कैसे वेरी करेगा के का वैल्यू, और एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो कैसे वेरी करेगा के का वैल्यू, ठीक है ना। तो वो समझने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा ही रहे हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली एक बात समझ में आ जाएगी कि T2 इज ग्रेटर देन T1 हो जाएगा। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो बाद का टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा ना, ठीक है। तो T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा। देयरफॉर जो अपना ये वाला फैक्टर है 1/T1 माइनस 1/T2, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें होगा T2 माइनस T1/T1 T2, ये होगा। तो हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन क्या होगा T1 T2। अब ध्यान से सुनना, T2 तो बड़ा है ना, नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि ये सब केल्विन में है, केल्विन में तो नेगेटिव में जाता ही नहीं है। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। T2 बड़ा है T1 छोटा है, और दो ये बड़े में से छोटा निकालेंगे वो भी पॉजिटिव है, तो आंसर तो क्या आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, मतलब ये वाला जो फैक्टर है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो पॉजिटिव ही होगा। पहली चीज़ समझ आई, ठीक।
दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि डेल्टा एच जो होता है ना बेटा, वो नेगेटिव होता है कब? जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स से सीखते हैं आप। और तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि डेल्टा एच जो होता है वो पॉजिटिव होता है कब? तब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये मॉड्यूल में शुरुआत में लिखा हुआ भी है, जब दो टाइप्स उसको डिवाइड किया था एक्सो और एंडो में, तो डेल्टा एच का वैल्यू बताया था उसने, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और डेल्टा एच पॉजिटिव होगा जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो ये 3 पॉइंट्स आपको इसके अंदर याद रखने हैं। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कोई आपने रिएक्शन लिखा A + B gives you C + D, उसका कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। कैसे लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? concentration of products raised to stoichiometric coefficient divided by concentration of reactant raised to stoichiometric coefficient। आपने उसका K इक्विलिब्रियम लिख दिया। K इक्विलिब्रियम जो आपने लिखा, अब वो वेरी तो करेगा नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट है, लेकिन एक चीज़ के पास अधिकार है उसको वेरी करने का, क्या है वो? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या कर सकता है इकरा? टेम्परेचर क्या कर सकता है? उसको वेरी कर सकता है। तो हमने क्या कर दिया, पहले टेम्परेचर अभी T1 था, हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, हमने आग लगाई और टेम्परेचर को क्या कर दिया? T2 कर दिया। और समझे, हीट करके टेम्परेचर T2 कर दिया। टेम्परेचर बदलने पर ये जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, वो K2 बन जाएगा। तो K2 और K1 में क्या रिलेशन होता है वो कौन बताएगा? वेंट ऑफ इक्वेशन। ठीक, क्लियर है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उससे रिलेटेड है वो आपको मैंने बताए। आपको सीखना क्या है यहाँ पर? आपको ये सीखना है कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा साकिबा, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तब वो क्या होगा, और जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तब टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से K का वैल्यू कैसे वेरी करेगा। बात समझ आई? अभी वो बताऊंगा मैं आपको, पहले इसको कॉपी करेंगे आप लोग जल्दी से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, सब यहाँ पर ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, याद करने का ट्रिक भी बताऊँगा, लेकिन वो ट्रिक सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में लगेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मत लगाना, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो याद रखने के लिए होगा वो, ठीक। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, ध्यान से सुनना। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है? सबसे पहले ये भी बात कर रहा हूँ मैं कि टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग, टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और एंडोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव होता है, अभी बताया मैंने। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब T2 इज ग्रेटर देन क्या है? T1 है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। डेल्टा एच भी क्या है? पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही, मतलब ये पूरा टर्म क्या है? पॉजिटिव है, यानी इसका आंसर तो पॉजिटिव आया। इसका मतलब log ऑफ K2/K1 इज ग्रेटर देन 0 आएगा। ये समझा? क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके पॉजिटिव आंसर ही देंगे। इसका मतलब log ऑफ K2/K1 इज ग्रेटर देन 0। अब आपको ये पता होना चाहिए कि log ऑफ m/log ऑफ n इज log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ऐसे ही होता है। तो देयरफॉर ये होगा log ऑफ K2 माइनस क्या होगा? log ऑफ K1। डिवाइड में है तो माइनस कर दो, माइनस में तो डिवाइड कर दो, बता चुका हूँ मैं। अब ये log ऑफ K1 को उधर भेज देंगे, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर हो जाएगा log ऑफ K2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? log ऑफ K1। इसको उधर भेज दिया, उधर जाके पॉजिटिव हो गया, ठीक है। बुशरा, दोनों साइड क्या करेंगे अपन? एंटी लॉग ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एंटी लॉग। दोनों साइड एंटी लॉग ले लेंगे, तो देयरफॉर क्या होगा? K2 इज ग्रेटर देन क्या है? K1। तो इस तरीके से यहाँ से ये समझ आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ा मतलब T2 ज़्यादा हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पर K2 बढ़ गया मतलब K का वैल्यू भी बढ़ गया। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर K का वैल्यू बढ़ जाता है, और टेम्परेचर घटाने पर क्या होगा? फिर K का वैल्यू कम हो जाएगा। बात समझ आई? कब? एंडोथर्मिक में। तो एंडोथर्मिक में ऐसा होता है कि सिर्फ थ्योरेटिकल ट्रिक है ये, टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू K। टेम्परेचर बढ़ा, T2 इज ग्रेटर देन T1 था, तो K2 इज ग्रेटर देन K1 आ गया। टेम्परेचर बढ़ेगा तो K का वैल्यू बढ़ जाएगा। न्यूमेरिकल में मत लगाना, ये सिर्फ किसके लिए है? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए, याद रखने की ट्रिक है ये। टेम्परेचर बढ़ेगा तो K का वैल्यू बढ़ेगा, कब? एंडोथर्मिक रिएक्शन में। अब मुझे बताइए एक्सोथर्मिक में क्या कहानी होगी? तो एक्सोथर्मिक में भी पहले वही बात करेंगे। कौन सी बात करेंगे? हम लोग बोलेंगे कि टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग मतलब T2 इज ग्रेटर देन क्या है? T1। भेजे में गया। अब उसके बाद डेल्टा है जिसके अंदर क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर ऐसा है बच्चों तो ये पॉजिटिव है लेकिन ये तो नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस और ये माइनस सब मिला के क्या होगा? माइनस। यानी इसका ये मतलब हुआ कि log ऑफ K2/K1 जो आएगा वो लेस देन 0 आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव आ रहा है। अगर वो लेस देन 0 आया, इसका ये मतलब हुआ कि log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 इस लेस देन क्या है? 0। इसको वहाँ भेजो तो log ऑफ K2 इस लेस देन क्या है? log ऑफ K1।
दोनों साइड एंटी लॉग अप्लाई करो, देयरफॉर क्या होगा, K2 इज लेस देन K1। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर K2 कम हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाता है। कौन से केस में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। यानी थ्योरेटिकल ट्रिक इसकी ये बनेगी कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। दिस इज ओनली अ थ्योरेटिकल ट्रिक, याद रखना, न्यूमेरिकल में नहीं लगाना। न्यूमेरिकल में अगर T और K का रिलेशन चाहिए तो वेंट ऑफ इक्वेशन ही लगाना पड़ेगा आपको। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी करो फटाफट। एंडोथर्मिक में T बदलने पर K कैसे बदलेगा और एक्सोथर्मिक में कैसे होगा, उसके बारे में चर्चा हो गई, जो मॉड्यूल में था आपको समझा दिया मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट, वो क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट कहता है कि K का वैल्यू टेम्परेचर के साथ में कैसे वेरी कर रहा है, इसके ऊपर चर्चा कर ली हमने। नेक्स्ट पार्ट ये कहता है कि अगर हम लोग मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन अगर बदल देंगे तब भी K का वैल्यू बदल जाएगा। मतलब समझाता हूँ। तो बी पार्ट जो है वो है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग K इक्विलिब्रियम में बी पार्ट है, ए तो हो गया टेम्परेचर। तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिएक्शन, एक रिएक्शन का मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन अगर बदल देंगे तो K का वैल्यू बदलेगा। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, हम रिएक्शन को उल्टा पुल्टा कर रहे हैं बस। फिजिकल क्वांटिटी जो चेंज कर सकती है वो सिर्फ टेम्परेचर है। कॉन्सेंट्रेशन बदल दो कुछ नहीं होगा, प्रेशर बदल दो कुछ नहीं होगा, वॉल्यूम बदल दो कुछ नहीं होगा, कैटलिस्ट डाल दो कुछ नहीं होगा, इनर्ट मटेरियल डाल दो कुछ नहीं होगा। बस समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर दो K बदल जाएगा। बस समझ आई, ऐसा है। अब मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है बच्चों, फॉर एग्जांपल आपके पास A प्लस बी मिलकर के आपको C प्लस डी दे रहे हैं, है ना। इसका अगर आपको मैं कहूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए तो बताइए क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यही है। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो दोनों साइड से अटेन हो सकता है, H2 प्लस I2 2HI देता है, तो 2HI डाल करके गर्म करो तो H2I2 मिलेगा, बताया था ना मैंने ये, है ना। तो अगर इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन, रिएक्शन को रिवर्स करने पर होगा क्या बेटा, ये हो जाएगा C प्लस डी आपको क्या देगा, A प्लस बी देगा। उस टाइम के बाद ये भी इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, है ना। इस केस में अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो क्या आएगा, वो आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D। बेटा इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, उल्टा करो, इन्वर्टेड लो उसका क्या आएगा, 1/K1 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा, D। ये देखो सेम है, ABCD सेम है। इसका मतलब ये किसके बराबर है, 1/K1, यानी K2 क्या आएगा, 1/K1 के बराबर आएगा। यानी अगर आप रिएक्शन को उल्टा कर देंगे तो जो रिवर्स वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो सीधे वाले रिएक्शन का रेसिप्रोकल आएगा। बात समझ आई, बदल गया ना, कब, रिवर्स करने पर। भेजे में गया, ठीक है, कॉपी करो। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन में क्या होगा, सी वाला पार्ट। मल्टी स्टेप रिएक्शन में क्या होगा, मल्टी स्टेप रिएक्शन में A से B बनेगा, फिर B से C बनेगा, फिर C से D बनेगा। उन सबको मिला करके एक फाइनल रिएक्शन हम लोग लिख देंगे। जो फाइनल रिएक्शन होगा वो सारे रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब समझाता हूँ, प्रूफ भी कर देता हूँ अभी आपके सामने, ठीक है। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन अगर होगा, ठीक, ये सब प्रॉब्लम में काम आएंगे स्टेप्स, हाँ ध्यान रखना। तो अगर A से फॉर एग्जांपल B बना, फिर B से क्या बना, C बना। कभी कभी होता है ना, चेन रिएक्शंस होते हैं, है ना, एक के मतलब कई सारे स्टेप्स होते हैं उसके अंदर, है ना। फिर C से क्या बना, फॉर एग्जांपल D बना। इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो B या प्लस में उधर आके क्या होगा, माइनस, ऐड कर रहा हूँ ना मैं, साइन तो चेंज होगी नहीं, तो प्लस P माइनस B क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अपोजिट साइड पे होते तो कैंसिल कर देने का, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। तो बचेगा क्या, फाइनली A से क्या बना, D बना, जबकि A से डायरेक्ट D नहीं बना, A से B बना, B से C बना, C से फिर D बना। बात समझ आई। तो ये हुआ हमारा फाइनल रिएक्शन, ठीक। इस रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो K1 होगा, इसका K2 होगा, और इसका क्या होगा, K3 होगा, और इसका फॉर एग्जांपल K4 होगा या K होगा, ठीक। अब ये ऐसा ये बोलता है मल्टी स्टेप रिएक्शन वाला पॉइंट कि अगर सीरीज ऑफ रिएक्शन है, कई सारे रिएक्शंस होकर के आपको फाइनल प्रोडक्ट दे रहे हैं,
तो जो आपके फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो सारे रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। समझे? हाँ, तो आपका जो ये फाइनल रिएक्शन है ना ए से डी वाला, तो इसका जो के होगा वो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा, मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। बात समझ आई? प्रूफ कर देते हैं इसको। इसका K1 क्या आएगा बताओ जल्दी से। K1 क्या आएगा? K1 आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। K2 क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। K3 क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा? C, ये होगा। और K क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। ये क्या है? K1 कितना है बताओ? सिर्फ शॉर्ट में लिखता हूँ B/A। K2 क्या है देखो? C/B। और K3 क्या है? D/C। क्या बचा? D/A। D/K है, D/K है, प्रूफ्ड। इस वजह से ऐसा आता है। बात समझ आई? ठीक है, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, स्टेप याद रखना है क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे आपको रिएक्शन दे दिए जाएंगे कि इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, इन सबको फाइनल ऐड करके ये प्रोडक्ट बना, इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बना। तो आपको बोलेंगे कि फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सारे रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपको फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा। समझा? कोई दिक्कत नहीं? जल्दी से कॉपी करो, 5 मिनट है नमाज को, जल्दी कॉपी करो। स्टाइकियोमेट्री सिखाता हूँ, वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अभी हम लोग देखेंगे स्टाइकियोमेट्री के बारे में कि स्टाइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन अगर बदल जाए तो ऑब्वियसली बात है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। कैसे? तो डी वाला जो पार्ट है वो है स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। ये चेंज करने पर के का वैल्यू बदल जाता है। जैसे A प्लस बी ये आपको देगा C प्लस डी। K1 लिखो, बताओ क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इंटू डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ये आएगा K1। कोई दिक्कत नहीं। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? सब पे स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। अगर ये 2 होता पहले से, ये यहाँ पर 3 होता है ना, तब क्या बनता बताओ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C D का क्यूब है ना, D का क्यूब A का स्क्वायर B इंटू B है ना, A का स्क्वायर इंटू B, ऐसे होता। अब अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला था सब 1 1 है, फिर मैंने क्या कर दिया? सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले क्या था? C, ये था D, ये था A और ये था B। अब जब सब चेंज हो गया तो ये तो कांस्टेंट, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ और हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? C का स्क्वायर, D का स्क्वायर, A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, यही होगा, ऐसे ही होगा। पूरा होल स्क्वायर बाहर ले लो, होल स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो ये तो जो बचेगा अंदर क्या? C D A भी बचेगा, वो तो K1 है, तो ये जाएगा K1 का स्क्वायर। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप कोई पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, पूरी इक्वेशन को पर्टिकुलर कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेस टू उसका पावर होगा। 3 से मल्टीप्लाई करता तो क्या आता? K1 रेस टू 3। 4 से मल्टीप्लाई करता तो K1 रेस टू 4। तो K2 इज इक्वल्स टू K1 रेस टू n आएगा। इन जनरल जो भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन में ये है तो मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं? इसी नंबर से आप अगर सबको 2 से डिवाइड कर देते, सबको क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते। डिवाइड कर देते तो कुछ और आता, फिर क्या आता? सबको बाहर ले लेते, 1/2 बाहर आ जाता, यानी फिर क्या हो जाता? K2 इज इक्वल्स टू K1 रेस टू 1/n। ये डिवीजन वाला केस। वैसे डिवीजन वाला केस बकवास है, क्यों? क्योंकि 2 से डिवाइड करना इज़ 1/2 से मल्टीप्लाई करना, और जो नंबर से मल्टीप्लाई किया वही तो पावर में आएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो पावर में क्या आएगा? 1/2। समझे? बकवास केस है, लेकिन अब बताना तो बुक में था तो बता दिया, ठीक है ना। चलो भाई, तो समझ आई बात? क्लियर हो गया? तो जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करोगे ऊपर इक्वेशन को, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो उसके पावर में आ जाएगा, वो नंबर। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टाइकियोमेट्री तक आपको सारी चीज़ें बता दी है मैंने। अब कौन कौन सी चीज़ों से वो अफेक्ट नहीं होता है तो वो मैं आपको अगले सेशन में इंशाल्लाह थोड़ा सा बताऊंगा, और उसके आगे फिर आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इसके, ठीक है ना, इंशाल्लाह। चलो भाई।